हेलो मित्रों, नमस्ते। स्टडी विद एम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, राजस्थान एसआई भर्ती के लिए जो पेपर फर्स्ट है उसमें जीके और जीएस से संबंधित ये क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ। आज क्लास नंबर 3 है। 2 क्लासें मैंने पहले अपलोड कर दी हैं, तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, नीचे लाल कलर का बटन है, उसे दबाकर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राज्य सरकार राजस्थान रत्न पुरस्कार कब से प्रारंभ करेगी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वर्ष 2020-21 से जो ये पुरस्कार है ये पुनः प्रारंभ किया जाएगा। ये पुरस्कार 2012 के अंदर प्रारंभ किया गया था, लेकिन किसी कारणवश इसको बंद कर दिया गया था बीच में। और ये राजस्थान का प्रथम राजस्थान रत्न पुरस्कार जो मिला है वो लगभग 7 लोगों को यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मित्रों। राजस्थान का मिनी खजुराहो किस ऐतिहासिक स्मारक को कहा जाता है? तो बताइए जल्दी से 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। भंडदेवरा जो मंदिर है 12 जिले के अंदर, रामगढ़ तहसील के अंदर है दोस्तों, तो उसे जो है राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। और राजस्थान का जो खजुराहो दोस्तों वो किराड़ू मंदिर बाड़मेर को कहा जाता है। ठीक है। और अगर बात की जाए दोस्तों, जो मेवाड़ का खजुराहो है वो जगत अंबिका माता का मंदिर है उदयपुर के अंदर, उसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थान के किन जिलों की सीमा 2 राज्यों से मिलती है? तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, उपरोक्त सभी, यानी धौलपुर व भरतपुर से, हनुमानगढ़ व धौलपुर, भरतपुर व बांसवाड़ा, यानी सभी जिलों की जो सीमाएं हैं वो राजस्थान के जो स्टेट है टच में उनके साथ में सीमा बनाती है। 4 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नदी व संबंधित जिले का कौन सा युग्म असंगत है? आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी नदी किस जिले में प्रवाहित नहीं होती है, गलत कौन सा है यहाँ पर। तो 3 नंबर हो जाएगा दोस्तों। जो कांतली नदी है वो झालावाड़ में नहीं बहती है, आप सभी को पता है। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियाँ जो है दोस्तों सीकर में, वहाँ से निकलती है और उसके बाद में ये झुंझुनू में बहती हुई चूरू की सीमा में जाकर विलुप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न में से कौन सा उपाय मिट्टी अपरदन को रोकने का नहीं है? तो बताइएगा सभी, कौन सा उपाय नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी अत्यधिक पशुचरण। ठीक है। बाकी वृक्षारोपण, ढाल भूमि पर कंटूर कृषि को बढ़ावा देना, मैदानी क्षेत्रों में टेढ़ी मेढ़ी पद्धति से खेती करना, ये सभी मिट्टी अपरदन रोकने के उपाय हैं, लेकिन ये अत्यधिक पशुचरण नहीं है दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, जबकि स्थानीय स्वशासन व्यवस्था कितने स्तरीय है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों इसका? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है वो 1 स्तरीय है। और पंचायती राज व्यवस्था आपको पता है दोस्तों, सबसे पहले जिला, उसके बाद में ब्लॉक, ठीक है, और उसके बाद में ग्राम पंचायत। तो ये त्रिस्तरीय यहाँ पर हो चुका है। प्रश्न नंबर 7 आ चुका है स्क्रीन पर दोस्तों। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि उस पर, बता दीजिए फटाफट से, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उस पर जब तक राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होते हैं कोई भी जो विधेयक है दोस्तों कानून का रूप नहीं लेता है। और संसद के अंदर भी दोस्तों जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते हैं तब तक कोई भी कानून जो विधेयक है वो कानून का रूप नहीं लेता है। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। राजस्थान के वह राज्यपाल जिनके इस पद पर रहते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और बाद में उन्हीं के कार्यकाल में ही राज्य में जो राष्ट्रपति शासन है वो हटा दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। तो बिल्कुल मित्रों सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 8 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, श्री रघुकुल तिलक दोस्तों। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। राज्य में सचिवालय प्रशासन का मुखिया कौन होता है? तो सभी को पता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जो मुख्य सचिव होता है, चीफ सेक्रेटरी, वो सचिवालय प्रशासन का मुखिया होता है। और मुख्यमंत्री का जो है एक खास व्यक्ति आप कह सकते हो, उसी को जो है चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है। और अगर बात की जाए तो वर्तमान में है निरंजन आर्य। निरंजन आर्य भी राजस्थान के मुख्य सचिव है। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के दौरान राज्यपाल निम्न में से किससे परामर्श नहीं करता है? भाई जब वो लोकायुक्त की नियुक्ति करता है तो किसको नहीं पूछेगा?
तो 10 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ए और सी, यानी एक तो भारत का राष्ट्रपति और राज्य का मुख्यमंत्री, इनका कोई भी लेना देना नहीं है लोकायुक्त की नियुक्ति के दौरान। ठीक है, इसमें दोस्तों राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनको जो है डिस्कस करना पड़ता है और उसके बाद में ही जो है लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, झुंझुनू में स्थित खेतड़ी महल किस शासक की देन है? तो 2 नंबर सही हो जाएगा, भोपाल सिंह की देन है दोस्तों। और भोपाल सिंह का जो शासनकाल रहा था आपको पता होना चाहिए, 1735 से 1771 तक रहा था। ठीक है, तो उसी दौरान इन्होंने जो है खेतड़ी के महल बनवाए थे। इसमें अनेक खिड़कियाँ, झरोके हैं और इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है। क्या कहता है? राजस्थान का दूसरा हवा महल। तो याद रखना ये चीज़। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। कोटा में 1739 ईस्वी में निर्मित जग मंदिर किस तालाब में स्थित है? बताइए जल्दी से। जग मंदिर कोटा में भी है दोस्तों जग मंदिर, और एक आपको पता है पिछोला झील पर है दोस्तों जग मंदिर और जग निवास। तो बिल्कुल 12 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, किशोर सागर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके अंदर दोस्तों इसका निर्माण है जो कब करवाया गया था? 1739 के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। आपको सुमेलित यहाँ पर करना है, देख सकते हो जो 4 ऑप्शन आपके सामने, उसके अकॉर्डिंग बता दीजिए। एक तरफ जो है मंदिर है और एक तरफ उनसे संबंधित सूचियाँ हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर जो किराड़ू है दोस्तों वो राजस्थान का खुजराहो। आप अगर आपको 1-2 भी इसमें से आते हैं तो आप सही कर सकते हो। ठीक है, तो 2 के अंदर जो है आप डी देख सकते हो। बिल्कुल बहुत बढ़िया दोस्तों जी। तो यहाँ पर 2 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी श्री नाकोड़ा, जैन तीर्थ, किराड़ू, खुजराहो। ठीक है, और भंड देवरा अभी भी मैंने डिस्कस किया था, मिनी खुजराहो, और कल्लाजी का मेला बांसवाड़ा। तो 2 नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बीजक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी किस जिले में अवस्थित है? तो 1 सही हो जाएगा, जयपुर के अंदर है दोस्तों। जयपुर जिले के विराटनगर के अंदर जो वर्तमान में बैराट है वहाँ पर उत्खनन हुआ था और ये मौर्यकालीन अवशेष वहाँ पर जो है मिले थे दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा कथन भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग के बारे में साम्य नहीं रखता है? बताओ जल्दी से। तो बिल्कुल ये एक जल दुर्ग है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये एक दोस्तों पारिक दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? पारिक दुर्ग, जल दुर्ग नहीं है। बाकी यहाँ पर सारे जो है सही है। मुगलों पर विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है जवार बुर्ज का निर्माण करवाया गया था। इस किले को न तो मुगल जी सके और न ही अंग्रेज। भरतपुर दुर्ग पर सबसे प्रभावी आक्रमण 1805 में अंग्रेजी सेना ने लॉर्ड लेक के नेतृत्व में किया था। तो ये कंप्लीट हो जाता है आपका प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। मेवाड़ के वीर सेनापति जयमल व फत्ता किस युद्ध में देश के लिए शहीद हो गए थे? तो 1 नंबर हो जाएगा। 1567 ईस्वी में बादशाह अकबर व महाराणा उदय सिंह के मध्य युद्ध हुआ था। तो उसमें जयमल और फत्ता ने वीरता का परिचय देते हुए अपनी शहादत दी थी दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो असंगत पहचानना आपको। बिल्कुल यहाँ पर जो घटियाली का शिलालेख है दोस्तों उसके लेखक सोम नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो कौन है दोस्तों इस शिलालेख के जो रचयिता है? वो है दोस्तों कृष्णाश्वर। ठीक है, याद रखना कौन है? कृष्णाश्वर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी चाटसू, कर्णिक, बिजोलिया, गुणभद्र, लूणोसाई व नेमिनाथ मंदिर, सोमेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 आ गया आपकी स्क्रीन पर। औरंगजेब के पुत्रों के मध्य 2 जून 1707 को धौलपुर व आगरा के मध्य जाजू के मैदान में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में आमेर के शासक सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था? तो 2 नंबर सही हो जाएगा, आजम का दिया था दोस्तों। आपको पता है इस युद्ध में लेकिन जीत किसकी हुई थी? मुजम की। जीत तो हुई थी मुजम की, लेकिन जो है इसमें सवाई जयसिंह ने साथ किसका दिया था? आजम का। ठीक है, और जयसिंह के छोटे भाई थे विजय सिंह, उसको आमेर का शासक घोषित कर दिया गया था और आमेर का नाम मोमिनाबाद रख दिया गया था। उसके बाद में किसने? मौजम ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। पाबूजी की फड़ व पवाड़े को क्रमशः नायक व रायका जाति द्वारा किन वाद्य यंत्र के साथ बाँचाया गाया जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।
बिल्कुल 2 नंबर हो जाएगा रावण हत्ता और माठ। रावण हत्ता के साथ में दोस्तों जो पाबूजी की फड़ है वो बाची जाती है और पवाड़े जो है माठ वाद्य यंत्र के साथ में गाए जाते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें आपको याद रखना है। और अगर बात की जाए दोस्तों तो देवनारायण जी की जो फड़ है दोस्तों वो जंतर के द्वारा बांची जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पाबूजी की और रामदेव जी की फड़ रावण हत्या के द्वारा। प्रश्न नंबर 20, जंबेश्वर जी की वाणी को निम्न में से क्या कहा जाता है? जंबेश्वर जी की जो वाणी है उसे क्या कहा जाता है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। गुरुवाणी कहा जाता है, शब्दवाणी कहा जाता है, वेदवाणी कहा जाता है। ठीक है, और 29 नियमों का जो पालन है उनका आदेश दिया था संत जंबेश्वर जी महाराज ने। 21 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो बिल्कुल 21 का यहाँ पर दोस्तों 4 हो जाएगा। अहोई अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को नहीं मनाई जाती है। तो कब मनाई जाती है दोस्तों? बिल्कुल कार्तिक कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। किसको याद रखना आपको? कार्तिक कृष्ण अष्टमी को, चैत्र को नहीं मनाई जाती है, कार्तिक को। बाकी मकर संक्रांति 14 जनवरी अभी गई है, उपछठ भाद्रपद कृष्ण छठवीं को, देव उठनी 11 कार्तिक शुक्ल 11 को। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो की PDF लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। और जो चैनल पर पहली बार है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि आपको है ऐसे वीडियो और मिलते रहे। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की तरफ। तारकिन का उर्स निम्न में से किस पीर की दरगाह पर आयोजित किया जाता है? तो 22 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, संत काजी हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह पर जो है ये उर्स लगाया जाता है और नागौर जिले में ये आयोजित होता है। ठीक है, कहां पर? नागौर के अंदर। 23 नंबर प्रश्न आ चुका है, भील किस देवी देवता की चढ़ाई गई केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? तो सभी को पता है दोस्तों, 4 नंबर हो जाएगा ऋषभ देव या कालाजी। ठीक है, ऋषभ देव या कालाजी, जिसे काला बावजी या केसरिया नाथ का नाम भी पुकारा जाता है। और मंदिर है दोस्तों दुलेव। कहां पर है? दुलेव पड़ता है उदयपुर में, तो वहां पर इनका मंदिर है। 24 नंबर प्रश्न आ चुका है, किस आभूषण का संबंध महिला के पैरों से नहीं है? भाई पैरों से नहीं है तो सभी को पता है, जो पूंछिया है दोस्तों वो हाथों में पहने जाते हैं, बाकी आंवला, हीराना, मेन, नेवरी, ये सब पैरों के आभूषण हैं। 25 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र अधकटे नारियल की कटोरी पर खाल मंडकर बनाया जाता है? तो सभी को पता है दोस्तों, अभी भी जिक्र किया था, रावण हत्था, जो कि क्या है, तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है दोस्तों। और राजस्थान में अत्यधिक प्रचलित है और सबसे प्राचीनतम ये वाद्य यंत्र है। इसमें पाबूजी, डूंगा जी, जवार जी आदि के जो भोपे हैं इसको बजाते हैं दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न आ चुका है, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थानी में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो बिल्कुल आभे पटकी ये उपन्यास है स्वतंत्रता के बाद का दोस्तों, ध्यान रखना है। और 1956 के अंदर ये उपन्यास लिखा गया था श्री नथमल जोशी द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? नथमल जोशी द्वारा। चलिए 27 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, चित्रकार साहिबदीन किसके शासनकाल में थे? चित्रकार साहिबदीन किसके शासनकाल में थे? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों, करण सिंह के शासनकाल में भी थे, राज सिंह के में थे और महाराणा जगत सिंह के में थे। तो इन्होंने जो दोस्तों चित्र लिखे थे वो थे 1628 में चित्र रागमाला, जो कि बहुत ही फेमस था। इनका चित्र 1628 का रागमाला सेठ, और 1630 का था गीत गोविंद, 1630 का गीत गोविंद। तो ये दोनों साहिबदीन के ही हैं और ये इन महाराणा की कार्यकाल के अंदर रहे थे दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी रियासत ने लॉर्ड हार्डिंग द्वारा प्रारंभ की गई आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत 1847 से अंग्रेजों ने सर्वप्रथम विस्तृत एवं प्रभावी संधि कर राज्य की स्वतंत्रता गिरवी रख दी थी? तो सभी को पता है दोस्तों, कोटा। कोटा के अंदर 26 दिसंबर 1817 को जाला जालिम सिंह द्वारा यह संधि की गई थी। कब? 26 दिसंबर 1817 को तो ये संधि की गई थी जाला जालिम सिंह के द्वारा। इससे पहले दोस्तों जो आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत संधि की गई थी वो करौली के द्वारा की गई थी। ठीक है, करौली का कौन था? हरबख्श पाल द्वारा यह संधि की गई थी। और अगर बात की जाए दोस्तों तो स्टार्टिंग के अंदर जो सहायक संधियों का चलन प्रारंभ हुआ था वो आपको पता है लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में हुआ था 1803 के अंदर।
तो उसने सबसे पहले संधियाँ प्रारंभ की थी भरतपुर से, और भरतपुर का कौन था? रणजीत सिंह उसके साथ में। फिर उसके साथ में अलवर के थे दोस्तों, अलवर के कौन थे? बख्तावर सिंह। तो इनके साथ में 1803 की संधियाँ हुई थी, और जो है आश्रित पार्थक्य की 1817 की संधि हुई थी, वो कोटा के झाला जालिम सिंह और करौली के हरबख्शपाल सिंह। क्लियर हो गया दोस्तों, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। 29 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे साथियों, सभी को पता है जोधपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वर्ष 1934 के अंदर हुई थी, और जोधपुर जो मारवाड़ था उस समय, प्रजामंडल की अध्यक्षता श्री भंवरलाल सराफ एवं मंत्री श्री अभयलाल जैन ने की थी। ठीक है, और इसकी जो स्थापना करता थे दोस्तों श्री रणछोड़ दास गट्टानी, वो भी आपको याद रखना है। 30 नंबर प्रश्न है, जोधपुर से प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र जिसका संपादन अचलेश्वर प्रसाद शर्मा ने किया था, तो कौन सा हो जाएगा? प्रजा सेवक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रजा सेवक। और कब किया गया था ये भी आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कब किया गया था। चलिए, तो मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा और अगली वीडियो में जरूर पूछूंगा। अब दोस्तों, जो अखंड भारत है उसका 1935 में किया गया था, याद रखना आपको, 1935 में। चलिए, 31 नंबर प्रश्न फटाफट से बताइएगा। कुछ इंडिया जीके के प्रश्न भी है दोस्तों, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पक्ष में जो प्रश्न मैं लेकर यहाँ पर आया हूँ आपके लिए। तो बता दीजिए जल्दी से, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित स्थलों में से किसके अनुष्ठान के लिए विशिष्ट अग्र वेदियों की पंक्ति में पाई गई है? तो कालीबंगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। ठीक है मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं। अगर दोस्तों आप राजस्थान की किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया बहुत ही शानदार प्लान दोस्तों। उस प्लान को एक बार आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है दोस्तों, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जब भी आप दोस्तों अनअकैडमी पर क्लास लोगे, तो 3 क्लास के बाद में हर चौथी क्लास में एक डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, उसके बारे में आप सवाल वहाँ पर पूछ सकते हो, और आपको फ्री चीज़ें कैसे वहाँ पर मिल सकती है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। एक फ्री प्लान है, उसको आपको एक्टिवेट करना है। तो उसमें आपको क्या मिलने वाले, 40 प्लस जो टॉप एजुकेटर है उनके माध्यम से फ्री लाइव क्लासें मिलेगी 500 एवरी वीक, यानी प्रत्येक सप्ताह, साथ में आपके डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ में। वीकली फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, फ्री लाइव क्विज आपको मिलेगी जिसमें 20,000 प्रश्नों का संग्रह रहेगा भाई, और डेली T20 फ्री लाइव क्विज मिलेगी 20 मिनट के लिए। ठीक है, उसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो इतना सब कुछ आपको फ्री मिल रहा है, तो आप इस प्लान को एक्टिवेट कैसे कर सकते हो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। जैसे ही आप ये ऐप डाउनलोड कर लोगे दोस्तों, उसके बाद में अपने मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पर ऐप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो, इस सर्च बार में आपको RPSC सर्च करना है और इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे RPSC में, तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर 3 जो आइकन है आपको ऊपर नजर आएंगे, इसमें प्लस, फ्री लाइव क्लास और अदर कोर्स। आपको फ्री लाइव क्लास पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद में चल रही क्लास पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लास पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस सामने आएगा। तो उसमें आपको लगाना है दोस्तों स्टडी विथ MK70। याद रख लीजिए, जी हाँ, दोबारा बोल रहा हूँ, स्टडी विथ MK70। जैसे आप इस कोड को लगाओगे और यहाँ पर नीचे आप देख रहे होंगे अनलॉक, इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है ऐसा आइकन आएगा कि आपकी जो क्लासें हैं सभी अनलॉक हो चुकी है, आपने फ्री प्लान एक्टिवेट कर लिया है। अब इसमें दोस्तों आपको बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर फ्री मिलने वाले हैं जिसकी आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। अगर दोस्तों आप इसके अलावा प्लस का सब्सक्रिप्शन भी प्राप्त करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि प्लस के लिए भी पूरा एक कंप्लीट कोर्स भी यहाँ पर अनअकैडमी लॉन्च कर रही है। और उसमें रीट लेवल 1, रीट लेवल 2 RS के लिए कोर्स है, उसके बाद में पटवारी के लिए है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, ACF, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, सभी के लिए जो कोर्स है दोस्तों वो आप भी परचेज कर सकते हो। तो इसमें भी आपको यही कोड यूज करना है दोस्तों, ताकि आपको अपनी फीस के अंदर 10% का डिस्काउंट मिल सके। देख सकते हो आप यहाँ पर, ये दिशा जो है कंप्लीट कोर्स रीट लेवल 2 के लिए सोशल स्टडी का 3 महीने तक चलेगा, ये प्रारंभ हो रहा है। इसमें आपको ये सारी फैसिलिटी मिलने वाली है, देख सकते हो। इसके बाद में फिर रीट लेवल 1 के लिए कोर्स है, तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है वो भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये देख सकते हो आप, सबसे पहले मैं सभी जो टीचर हैं वो आपको पढ़ाने वाले हैं, एक एक सब्जेक्ट के 5-5 टीचर आपको यहाँ पर
मिलने वाले हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर जो आपकी फीस है दोस्तों 12 महीने, अगर आप 12 महीने का लेना चाहते हो तो उसमें 7,000 रुपये है। जैसे आप 3 महीने का लेना चाहते हो उसमें 3500 रुपये। जब ये कोड यूज़ करोगे तो 3150 रुपये हो जाएंगे। और 3 महीने तक आप किसी भी टीचर की दोस्तों यहाँ पर अनलिमिटेड क्लासेस देख सकते हो, नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो अभी आप अनअकैडमी ऐप लर्निंग डाउनलोड करके दोस्तों अपनी तैयारी को जारी रखिए और इनका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किन नेताओं ने स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो किन नेताओं ने किया था दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है दोस्तों 26 से 31 दिसंबर के मध्य 1922 के अंदर ये निर्णय लिया गया था दोस्तों, और उसके बाद में 1 जनवरी 1923 को इस पार्टी का गठन कर दिया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? तो सभी को पता है दोस्तों क्यों शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की के साथ जो अन्याय हो रहा था उसके विरोध के अंदर। और 10 अगस्त 1920 में सर्वे की संधि के तहत ब्रिटेन व मित्र राष्ट्रों के द्वारा यहाँ पर साम्राज्य का विघटन कर तुर्की के मुसलमानों को धार्मिक नेता का जो खलीफा था उसके अधिकार छीन लिए थे दोस्तों। तो भारत के अंदर 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था, याद रख लेना आप। और प्रमुख नेता थे इसमें अली बंधु, मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख सकते हो दोस्तों, अकबर के अधीन मीर बख्शी का क्या कार्य था? तो सैन्य मामलों की जो जिम्मेदारी थी वो मीर बख्शी की थी दोस्तों, सर्वोच्च अधिकारी होता था और इस पद का विकास अकबर के काल में हुआ था। मीर बख्शी के प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती करना, उनका हुलिया रखना, रसद प्रबंधन, सेना में अनुशासन रखना, हथियार तथा हाथी घोड़े का प्रबंध आदि काम था इसका। किसका? सैन्य मामलों का, मीर बख्शी का। अगला प्रश्न आ गया दोस्तों स्क्रीन पर, त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं? तो सभी को पता है दोस्तों जो बौद्ध धर्म है उसकी पुस्तकें हैं ये। इसमें विनय पिटक, सत्तु पिटक और अभिधम पिटक ये प्राचीनतम ग्रंथ इसमें समावेश है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। और भाषा की बात की जाए तो पाली भाषा के अंदर है, ठीक है। और जैन धर्म की जो पुस्तक है प्राकृत भाषा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति निम्न में से किसका पदेन सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और जब राष्ट्रपति बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है तब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। कौन? उपराष्ट्रपति दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तो सभी को पता है दोस्तों, बिल्कुल 4 हो जाएगा या 3, फटाफट से बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है दोस्तों आपका, राष्ट्रपति। और दोस्तों राष्ट्रपति किसके तहत करता है? अनुच्छेद आपको याद होना चाहिए। तो आर्टिकल है 124 के अनुसार ये जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? वित्तीय आपातकाल तो अनुच्छेद 360, क्योंकि दोस्तों 352 से लेकर जो आर्टिकल है 360 तक वो आपातकाल से संबंधित है। तो इसके अंदर जो 360 है ये वित्तीय आपातकाल के लिए है और 352 राष्ट्रीय आपातकाल के लिए है, ये राष्ट्रीय आपातकाल के लिए, ठीक है। और 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय बजट को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संदर्भित किया गया है? केंद्रीय बजट को तो अनुच्छेद 112 के अंदर केंद्रीय बजट का उल्लेख है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन यह निर्णय करता है कि किसी राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं? तो मित्रों बिल्कुल इसका जो निर्णय है संबंधित राज्य की विधानसभा ही करती है दोस्तों, ठीक है। विधान परिषद उच्च सदन के रूप में राज्य विधानमंडलों का अस्थायी अंग होता है, जो वर्तमान में 6 राज्यों में है केवल, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी दोस्तों। अगर आर्टिकल की बात की जाए तो 169 के अनुसार राज्य को विधान परिषद के गठन अथवा विघटन करने का अधिकार है, 169 के अकॉर्डिंग। लेकिन इसके लिए विधेयक का विधानसभा में विशेष बहुमत 2/3 होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद विधानसभा से पारित विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है तब इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इस विधेयक विधान परिषद का गठन अथवा विघटन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो जाती है।
और उस राज्य में विधान परिषद के गठन की कार्रवाई की जा सकती है मित्रों। तो ये पूरी डिटेल मैंने बता दी है आपको, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं। लेजर का आविष्कार किसने किया था? कुछ आपको जो है प्रश्न यहाँ पर साइंस के भी मिलेंगे। तो चार्ल्स एच टॉन्स ने किया था दोस्तों लेजर का आविष्कार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो आसान सा सवाल है दोस्तों, बांग्लादेश की जो मुद्रा है इसका नाम है टका। और इसके साथ में दोस्तों भारत के अलावा जो रुपया मुद्रा है वो कहाँ की है, भी आपको याद रखना है। मॉरिशस, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका की मुद्रा रुपया है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो आर्यभट्ट दोस्तों आपको पता ही है, सोवियत संघ से 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो 4 नंबर हो जाएगा लैंगिक असमानता रिपोर्ट, जिसे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कहते हैं। ये दोस्तों विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के होते हैं दोस्तों 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर। और आरबीआई नहीं बल्कि दोस्तों भारत सरकार ये जारी करती है। और अतः जो 1 रुपये का नोट है वो देश के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होने के बाद ये जो है ऑथेंटिक होता है। इसके अलावा सभी जितनी भी शेष मुद्राएं हैं, चाहे नोट हो चाहे कॉइन्स हो, उस पर रिजर्व बैंक उनको जारी करती है दोस्तों, और रिजर्व बैंक के गवर्नर के उन पर हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, केवल 1 रुपये का जो नोट है वो वित्त सचिव जारी करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो साथियों वृहद हिमालय या महान हिमालय को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है जी, रोही भूमि का संबंध निम्न में से किससे है? रोही भूमि का संबंध निम्न में से किससे है? तो प्यारे साथियों रोही भूमि का जो निर्माण है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में बनने वाली छोटी छोटी नदियां करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना है? तो सभी को पता है जो 5 है दोस्तों, 5 से लेकर 2.5 तक जो है अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के शरण में क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है उसका मुख्य स्रोत क्या है? जो CFC है दोस्तों। तो बिल्कुल रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर से ज़्यादा जो क्लोरोफ्लोरो कार्बन है ये निकलती है, और इसके कारण दोस्तों जो है ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, और इसके साथ में एयर कंडीशनर से, आग बुझाने के यंत्रों से आदि से ये गैस निकलती है। बफर विलियन क्या है? बफर विलियन तो 2 नंबर से हो जाएगा, किसी भी परिस्थिति में पीएच नहीं बदलता है उसे बफर विलियन कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, कार बैटरी निम्न में से कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? जो कार की बैटरी होती है उसमें, तो सभी को पता है दोस्तों, बिल्कुल सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विद्युत का बेहतर संचालक कौन सा है? बताइए जरा। तो बिल्कुल दोस्तों यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो 4 हो जाएगा, लवणीय जल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी डीसी धारा का स्रोत है? तो डीसी धारा दोस्तों आपको पता होना चाहिए। 3 नंबर हो जाएगा अल्टरनेटर। ठीक है, अल्टरनेटर एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करती है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में मैंने जो है आपको 70 प्रश्न करवा दिए हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, डेली आपको ऐसे ही क्लासें मिलती रहेगी, और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।